गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, बिट्टू सरगैया चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज जो चलने वाला है पार्ट 2 दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का पार्ट 2 नंबर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कुछ विधियां होती है, एक ग्राफीय विधि और एक बीजीय विधि। उससे पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं जो कि पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होगा वो दो सरल रेखा होगा और दो सरल रेखा की तीन संभावना होगी। दोनों सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, या तो समांतर हो सकती है या तो एक दूसरे के समपाती हो सकती है। तो आइए उस पर हम कुछ प्रश्न की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के उस पर प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। तो आपके एग्जाम में जो प्रश्न रह सकते हैं, कहेगा अनुपातों में तुलना कर बताए कि रैखिक समीकरण युग्म के हल एक है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है। ग्राफ रेखाएं समांतर है, समपाती है कि प्रतिच्छेदी है, संगत है कि असंगत है, और तीसरा पूछ सकता है विरोधी अविरोधी की आश्रित है। तो इस तरह से पूछ सकता है आपका एग्जाम में। तो चलिए हम चर्चा करते हैं, उस तरह के कुछ प्रश्न लेकर के आते हैं आपके सामने। जैसे प्रश्न है x - 2y बराबर 0 और अगला है आपका इक्वेशन 3x + 4y बराबर 20। तो ये आपके देखिए प्रश्न है। तो इसको कह रहा है कि बताए कि सब कंडीशन, पांचों कंडीशन बताना है इसमें कि ग्राफ कैसा है, हल कितना है, संगत है कि असंगत है, संगत है या असंगत, उसके बाद विरोधी है, अविरोधी है, कि आश्रित है। चलिए तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, अगर अनुपातों में हम तुलना करके देखेंगे, आपको पहले भी बता चुके थे कि यदि अनुपातों में तुलना करके यदि पहला कंडीशन a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 पहले बार में अगर कट गया तो उसका होगा एक हल। रेखाएं हो एक हल होने के लिए दोनों रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी एक बिंदु वनिष्ठ होगा। तो यानी कह सकते हैं कि पहली बार में कट कर गया तो उसका क्या होगा, एक हल होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा। अगर दूसरी बार में कट किया a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू 7/c2, यहाँ बराबर है। अगर दूसरी बार में कट कर गया तो इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं, क्योंकि पहली बार में गलती करिएगा तो भगवान आपको एक बार में माफ कर देंगे, दूसरी बार में गलती करने पर कोई माफ नहीं, कोई हल नहीं जीवन का। और जब कोई हल नहीं है तो एक रेखा दूसरे रेखा को कहीं भी काट नहीं करेगी, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, एक दूसरे के समांतर चल जाएगी। तीसरा कंडीशन था कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अगर तीनों जगह बराबर है, कहीं कट नहीं किया है, तो इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। अनंत हल होने के लिए एक रेखा दूसरे रेखा को अनंत बार कट करेगी। अनंत बार कब कट कर सकती है, जब एक रेखा दूसरे रेखा पर संपाती होगी, यानी एक रेखा दूसरे रेखा पर जब संपाती होगी तो अनंत बार टच करेगा उसको, तो उसका कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल। इसका ग्राफ की चर्चा किया जाए तो ग्राफ हो जाता है संपाती। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। पहली बार में कट किया तो एक हल, दूसरी बार में कट किया तो कोई हल नहीं, जहां कटे नहीं किया उसका अनंत हल। अब जानते हैं जो ये जीवन में एक बार गलती करता भगवान एक बार माफ कर देते हैं, जीवन का एक हल निकाल देते हैं। दूसरी बार जो गलती किया उसका कोई हल नहीं निकलेगा। तीसरी बार जो गलती, जो अगला मैंने गलती करवे नहीं किया, एकदम सब बराबर, तो उसका अनंत हल हो जाता, उसका जीवन का अनंत हल हो गया। तो आइए हम चर्चा करते हैं प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। उसके बाद बताएंगे ये दो चार कंडीशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला ग्राफ कैसा है, हल कितना है, तीसरा संगत है संगत है, और चौथा विरोधी अविरोधी की आश्रित है। चलिए तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा अनुपातों में तुलना करके कि क्या है। तो देखिए अनुपातों में जब तुलना करेंगे तो a1/a2 का मान हो गया यहाँ कुछ नहीं तो 1 बटा क्या हो गया 3। b1/b2 का अगर देखें तुलना करके तो -2/4
तो -2/4 कट करेगा तो हो जाएगा 2 बार में -1/2। हम क्या देख रहे हैं कि a1 का मान a1/a2 का मान 1/3 है। अब b1/b2 का मान -1/2, तो क्या ये दोनों मान एक दूसरे के बराबर है? नहीं, यानी कि जो a1/a2 का जो मान था वो बराबर नहीं हुआ b1/b2 की। पहली बार में कट कर गया तो आगे हम देखे हुए नहीं करेंगे। पहली बार में कट कर गया तो आप जानते हैं कि कोई पहली बार में कट करता है तो उसका जीवन का कितना हल? 1 हल। इसका हल कितना होगा? 1 हल। ग्राफ कैसा होगा? तो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी। जिसका हल हो जाता है वो होता है संगत, जिसका हल नहीं होता वो होता है असंगत। इसका तो हल हो गया तो ये हो जाएगा आपका संगत। और जिसका एक हल होता है वो होता है अविरोधी, उसमें कोई रुकावट नहीं आया। जिसका कोई हल नहीं होता उसमें आता है रुकावट यानी विरोधी। और आश्रित में अनंत हल, तो ये क्या हो गया? अविरोधी। क्या हो गया? अविरोधी, क्योंकि इसका एक हल हुआ यानी कहीं रुकावट नहीं आया। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। ग्राफ कैसा होगा? एक दूसरे की रेखा को प्रतिच्छेदी करेंगे, हल होगा ये, क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। जिसका हल हो जाता है वो संगत, और जिसका हल नहीं होता वो संगत। तो आइए आपके सामने दूसरे प्रश्न लेकर के आते हैं और उसकी भी चर्चा करते हैं कि ये चारों कंडीशन में क्या है। चलिए, तो दूसरा आपके पास प्रश्न हो गया आपका 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। तो यहाँ भी क्या करेंगे? अनुपातों में तुलना करके हम देखेंगे कि क्या कंडीशन आता है। तो a1y a2 = 2/4 कट किया तो हो गया 1/2, 2 दूनी 4, 2 ऊपर 1 नीचे 2। उसके बाद b1/b2 का तुलना किए तो आया 3/6, 3/6, 3 दूनी 6, तो ये आया 1/2। c1/c2 का तुलना करेंगे तो -9/-18, इसे करिए 9 दूनी 18, इसका भी गलत। हम तीनों को तुलना करके देखें अनुपातों में तो देखें कि सब आपस में क्या है? बराबर है। a1/a2 का मान, b1/b2 के मान और c1/c2 का मान, यानी सब बराबर है। a1/a2 का मान बराबर b1/b2 के मान बराबर c1/c2 के मान। तो हम कह सकते हैं कि अनुपातों में तुलना कर हमें प्राप्त हुआ सब बराबर है। सब बराबर है तो इसका कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। इसका हल कितना होगा? अनंत, माने अनेक। अब अनंत हल होने के लिए एक रेखा दूसरी रेखा को अनंत बार टच करना चाहिए। तो एक रेखा दूसरी रेखा क्या होता है? समपाती। इसको क्या बोलते हैं? समपाती। समपाती, एक रेखा दूसरी रेखा पर जिसका हल हो जाता है वो होता है संगत। ये हो गया संगत। इसका अनंत हल हुआ तो ये क्या हो गया? आश्रित। एक रेखा दूसरी रेखा पर क्या है? आश्रित है। एक रेखा दूसरी रेखा पर आश्रित है। ये एक रेखा इसी रेखा पर आश्रित है, तो अनंत बार टच किया। तो आई हो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। उसमें भी देखते हैं क्या कंडीशन बनता है और कितने हल होते हैं, ग्राफ कैसा होता है। चलिए, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा चीजों को। अगर समझ में कहीं नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, आपके पास अगला प्रश्न जो हो गया वो हो गया x + 2y - 4 = 0, और अगला है 2x + 4y - 12 = 0। चलिए, तो देखिए इस प्रकार के आपके पास प्रश्न होंगे और इसमें देखते हैं तीनों अनुपातों को ज्ञात करके क्या निकलता है। a1/a2 का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ 2, तो 1/2, यहाँ 1/2। b1/b2 का मान निकाले तो यहाँ 2 और यहाँ 4, तो 2 दूनी 4, 1/2। अगर c1/c2 का मान निकालते हैं तो -4/-12, माइनस से माइनस कट गया, 4 तिया 12, तो 1/3 आया, 1/3। तो देखिए a1/a2 का मान b1/b2 के मान से तो बराबर है। a1 जो a2 का मान है वो बराबर तो है b1/b2 का मान,
लेकिन C1/C2 का मान बराबर नहीं हुआ, C1/C2 का मान बराबर नहीं हुआ। आप जानते हैं कि दूसरी बार में कट कर गया तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो बोलेंगे हल क्या होगा, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं हुआ तो रेखाएं क्या हुआ, कहीं नहीं कट करेगा, यानी समांतर हो गया, समांतर बोल सकते हैं। और ये इसका हल नहीं हुआ तो क्या हो गया, असंगत, इसमें रुकावट आ गया होगा समीकरण युग्म में, तो विरोधी। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे, हल नहीं हुआ इसलिए हो गया असंगत, और रुकावट आ गया इसलिए हो गया इसमें विरोधी, इसका कोई हल नहीं हुआ हो गया विरोधी। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो अब हम आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कभी यहाँ पर के का मान, पी के मान, आर के मान, टी के मान के लिए पूछेगा कि टी के किस मान के लिए या के किस मान के लिए समीकरण युग्म का एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, या ग्राफ के बारे में पूछ सकता है, कुछ के भी बारे में पूछ सकता है। तो चलिए उस प्रकार के भी प्रश्न का हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए उस प्रकार के अगर प्रश्न देखिए किस प्रकार के आते हैं, थोड़ा आप देखिएगा यहाँ। तो देखिए आपके पास प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न आपका क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। पी के किन मानों के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, पी के किन मानों के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल को ही कहते हैं एक हल, अद्वितीय हल को ही कहते हैं एक हल। जहां एक हल लिखा हुआ है उसी को समझिएगा अद्वितीय, अ मने नहीं, दी मने दो, दो गो नहीं तो कितना गो, एगो हल। तो चलिए देखते हैं। आप जानते हैं अद्वितीय हल के लिए अनुपातों में क्या होता है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। यही कंडीशन होता है एक हल के लिए। यही कंडीशन को हम क्या करेंगे, बैठा देंगे मान, और उसमें P का मान हम निकाल लेंगे। तो P के किन मानों के लिए इसका माने अद्वितीय हल होगा, माने एक हल होगा। और एक हल के लिए ये कंडीशन होता है, पहली बार में करते हैं। तो ये हुआ 4/2, A1 का मान 4, A2 का मान 2, डज नॉट इक्वल टू B1 का मान हो गया P और B2 का मान हो गया 2। तिरछा तिरछे क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिएगा 4 दूनी हो गया 8, डज नॉट इक्वल टू 2 में P से गुना करेंगे तो 2P, तो P डज नॉट इक्वल टू 2 गुना में तो 2 हो गया भागा में, तो 8/2 ये कटेगा तो कितना गया 4। तो यहाँ पर आ गया कि P डज नॉट इक्वल टू 4, P डज नॉट इक्वल टू 4। तो P का मान अगर 4 नहीं हो, P का मान यदि 4 नहीं हो तो उसके लिए समीकरण युग्म का, इस समीकरण युग्म का एक हल हो जाएगा, माने अद्वितीय हल होगा। यानी 4 के अतिरिक्त कोई भी मान हो उसके लिए समीकरण युग्म का एक हल होगा। इसका आंसर ये हुआ। 4 P का मान 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए समीकरण युग्म का एक हल हो जाएगा। तो आई होप बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए आपके ये एनसीईआरटी का प्रश्न था। तो चलिए अगला प्रश्न एक और लेकर के आते हैं अलग तरह से। तो चलिए अगले प्रकार के आपके पास एक प्रश्न और आ गए हैं कि के किन मानों के लिए समीकरण युग्म का अनेक हल होगा, माने अनंत हल होगा। इसके लिए आप कंडीशन जानते हैं कि कहीं भी कट नहीं करेगा अनुपातों में, माने A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। तो उसी पर हम लोग क्या करेंगे, उसका तुलना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, के का मान। तो आपके जैसे कि प्रश्न देख पा रहे हैं बोर्ड पर कि के किन मानों के लिए समीकरण युग्म का अनेक हल होगा, माने अनंत हल होगा। अब आपका ये समीकरण युग्म दिया हुआ है, थोड़ा सा इस चीजों को जानिएगा। जो A1 होता है वो x का गुणांक, और A2 जो होता है वो y का गुणांक, और A3 होता है जो वो अचर पद होता है। और अगर माने कि A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो A1 होता है x का गुणांक, A2 भी होता है x का गुणांक, B1 होता है y का गुणांक, C1 होता है B1 होता है y का गुणांक, और B2 होता है भी y का गुणांक, C1 होता है बाकी अचर पद, और C2 भी होता है अचर पद। बस इस चीजों को समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर जानते हैं अनंत हल होने के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अनंत हल होने के लिए कंडीशन होते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चूंकि के मान के लिए अनंत हल होंगे, इसलिए अनुपातों में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न से तुलना करेंगे। A1/A2 का मान क्या है, A1 का मान K, A2 का मान हो गया 12, ये हो गया आपका बराबर। B1 का मान देखिए कितना है 3, और B2 का मान कितना है K, बराबर C1 का मान कितना है -K - 3, और C2 का मान कितना है -K।
ये अचर पद होता है C1 C2। तो ये देखिए माइनस से माइनस आपका क्या हो गया, कट गया। तो आप के मान के लिए आप इसका भी तुलना कर सकते हैं, नहीं तो इसका भी तुलना कर सकते हैं, नहीं तो इसका, किसी का भी तुलना कर सकते हैं। तो आप ये दोनों यूज करके भी के का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा, आपका है आपका k/12 बराबर 3/k। के में के से गुना होगा, तिरछा तिरछा गुना, तो हो जाएगा आपका k² बराबर, ये 12 तिया हो गया 36। तो के बराबर स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है उधर 36, और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। तो के का मान क्या हो गया आपका 6। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप चाहते हैं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इधर है 3/k बराबर k - 3/k, 3/k बराबर k - 3/, तो माइनस से माइनस काट दिए तो k - 3/k। यहाँ से भी k का मान निकाल सकते हैं। 3 में k से गुना करिएगा तो 3k बराबर k में k से गुना करिएगा तो k²। अब k में -3 से गुना करिएगा तो -3k। -3k है बराबर किधर आएगा तो +3k, 3k + 3k बराबर k²। -3k था, इधर आया +3k, बाकी ये हो गया 3 गो k कितना k, 6 गो k बराबर k²। तो देखिए 1 गो k 2 गो k है, यहाँ 1 गो k थे, 1 गो k से 1 गो k कट गया तो k का मान क्या आ गया 6। k का मान क्या आ गया 6। देखिए समझेगा, 2 गो k है k², यहाँ 1 गो k है, तो 2 गो k में 1 गो k यहाँ से 1 गो k यहाँ से कट गया तो 1 गो k बच गया, तो k बराबर क्या आ गया 6। तो यहाँ k का मान 6 होने पर इस समीकरण युग्म का क्या होगा, अनंत हल होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो चलिए आपके पास एक और प्रश्न लेकर के आते हैं अलग टाइप का, तो उसको भी आप समझने का कोशिश करिएगा। तो चलिए आपके पास एक अगला प्रश्न जो है आ गया है, यहाँ कह रहा है के किन मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होने के लिए आप जानते हैं कि अनुपातों में a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू 7/c2, मैंने दूसरी बार में कट करना चाहिए। तो उसके लिए देखिए आप बिल्कुल एक समीकरण युग्म आपके सामने एक दिया हुआ है, तो इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आप जैसे कि बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि के किन मानों के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, आपका ये प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, कोई हल नहीं होने के लिए आप लिख सकते हैं अनुपातों में क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू 7/c2 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान को रखेंगे इस समीकरण युग्म से। तो यहाँ a1 का मान 3, a2 का मान हो गया 2k - 1 बराबर b1 का मान कुछ नहीं तो यहाँ 1 हो गया। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, और b2 का मान जो होता है y का गुणांक होता है। तो y चीजों को देख रहे हैं, b1 का मान होता है, देखिए b1 का मान हो गया 1 और b2 का मान हो गया k - 1 डज नॉट इक्वल टू, c1 का मान हो गया 1 और c2 का मान हो गया आपका ये 2k + 1। तो आपको एग्जाम में कह देगा कि के किस मान के लिए, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। या बोले के किन मानों के लिए नहीं समीकरण युग्म का अनेक हल होगा, तो नहीं के लिए यहाँ से, क्योंकि डज नॉट इक्वल टू यहाँ से। अगर आपसे आपका ऑप्शन में कोई हल नहीं होने के लिए डज नॉट इक्वल में दिया तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब अगर इक्वल टू में दिया तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल अब चीज़ों को समझ जाइए। अगर बराबर में आपको ऑप्शन दे दिया है तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, और बराबर में नहीं करके दिया है तो यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से पहले निकाल करके दिखा देते हैं। यहाँ आपका 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। तिरछा तिरछे क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 में k से गुना करेंगे हो जाएगा 3k माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 बराबर 2k में -2k - 1 में 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 2k - 1। चलिए इधर देखिए प्लस है, बराबर के इधर लेकर चलाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इधर हो जाएगा 3k प्लस इधर आया तो -2k बराबर, अभी देखिए इधर बराबर ये तो इधर चल गया था, इधर रह गया -1, इधर रह गया -1, ये -3 है, बराबर को उधर गया तो +3। तो 3k में 2k गया तो 1 गो k, और 1k बराबर -1 और +3 प्लस माइनस माइनस 3 में से गया तो 2, जो बड़ा था उसका चीज प्लस में, तो k का मान आ गया 2। तो k के 2 मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा।
के 2 मान के लिए। यहाँ तिरछा तिरछी गुना किए हैं बच्चा लोग, कुछ नहीं किए हैं। 2k - 1 से गुना किएंगे तो 2k - 1 होगा। ये प्लस में था, इसको इन्हें लेके चला आए माइनस में, माइनस में था, इसको इधर लेके चला आए प्लस में। ये चलाया तो इसका स्थान यहाँ पर आ गया, ये हो गया माइनस में, उधर चल गया प्लस में। आप कैलकुलेशन हम कर दिए तो बिल्कुल आ गया। तो आई होप बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे आज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें। तो इसी तरह से तीसरा पार्ट भी आएगा, उस पार्ट में हम चर्चा करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की जो विधियां होती है, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। तो हमारे चैनल पर आप लोग बने रहें, आपको बिल्कुल पूरी यहाँ जानकारी दी जाएगी। तो चलिए आज तक इतना ही, धन्यवाद।